हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। आपका ऑनलाइन गुरुकुल में स्वागत है। और अभी जो मैं पढ़ रहा था वो भारत के संविधान की उद्देशिका है, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो मैंने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और जो मैंने पढ़ा, ये मूल संविधान से लिया की कॉपी है। मूल संविधान के उद्देशिका की एक फ़ोटो है जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उसके बाद ये लाइन क्या हो गई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आगे वही लाइन है पूरी की पूरी। तो ये जो संशोधन हुआ वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए। तो मैंने ये मूल कॉपी आपके सामने प्रस्तुत की और आज हम भारत की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। भारत की प्रस्तावना को पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि किसी चीज़ की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल होता क्या है। जब लेखक कोई अपनी पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक से पहले वो अपने किताब के बारे में एक वर्णन देता है। आप उसको ही पढ़कर समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मूल भावना को आप समझ सकते हैं कि इसमें उसकी मूल भावना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसी तरह किसी भी देश के प्रीएम्बल को पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि उस देश के मुख्य आदर्श और आकांक्षाएं क्या हैं। तो इस तरह से उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के अधिनियम के लक्ष्य और नीतियों को समझ सकते हैं आप कि उसमें क्या वर्णित है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान या किसी भी देश की जो संविधान की उद्देशिका है वो संविधान निर्माताओं के विचार के जानने की कुंजी है। कह सकते हैं आप, जिस तरह से आप किसी ताले को एक कुंजी से खोलते हैं, उसी तरह भारत के संविधान को के मूल आदर्श को, के मूल भावना को, के मूल लक्ष्यों को आप केवल प्रस्तावना से ही पढ़कर समझ सकते हैं। केवल एक छोटे से पन्ने को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि उसमें भारत के संविधान में आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्या वर्णित है, किन चीज़ों की बात की गई, किन लक्ष्यों को साधा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था, वे किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, कैसे प्रश्नों का इस टाइप के प्रश्नों का जवाब हम संविधान से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान की मतलब भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है और क्या उसमें संशोधन हुए। अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास जान लेते हैं कि जो संविधान प्रस्तावना का इतिहास है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ये हमने भी पिछले में भी पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पेश किया था। हालांकि ये पास नहीं हो सका था संविधान सभा में। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। तो इस तरह से 22 जनवरी 1947 में जो स्वीकृत प्रस्ताव है वही ऑस्ट्रेलिया और यूएस का से मैच करता है, का संविधान उसके प्रस्तावना से मैच करता है। तो अर्नेस्ट बार्कर साहब थे, उन्होंने कहा भारतीय प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये अगर संविधान ताला है तो प्रस्तावना उसकी कुंजी है। कन्हैया मानिकलाल मुंशी, के मुंशी ने, जो एक संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने कहा प्रस्तावना एक राजनैतिक राशिफल है। राशिफल से आप क्या जानते हैं? आप भविष्य जानते हैं ना। आपने राशि देखी और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उसी तरह से आप प्रस्तावना को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं
कि बिना पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन को कि इसका में क्या वर्णित है। ऐसे ही N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा। अब इसको समझिए, क्यों पहचान पत्र कहा। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आपके पहचान पत्र से हमें ये तो पता चल जाएगा कि आपका धर्म क्या है, आप किस देश के नागरिक हो, आपका उस देश में पता क्या है, हम ये तो जान सकते हैं। उसी तरह से बाकी हम नहीं जान सकते आप, लेकिन मूल चीज़ें पता चल गई आपकी कि आपका धर्म क्या है, आप किस देश के नागरिक हो, आपका एड्रेस क्या है, आप किस प्रदेश के निवासी हो। नागरिक और निवासी में अंतर होता है, ये मैंने बता भी चुका हूँ, नागरिकता वाले चैप्टर में डिफाइन भी करूँगा इसे। ठाकुरदास भार्गव एवं सुभाष कश्यप ने संविधान की आत्मा कहा। D.D. बसु ने स्वाधीनता संग्राम के आदर्श कहा। B.R. अम्बेडकर ने संविधान का दर्शन कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। फिर वही बात, कुंजी की ही बात आ रही है बार बार कि उनके मन मस्तिष्क को पढ़ने की एक कुंजी है। उद्देशिका, अब मैंने क्यों कहा कि USA और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो उद्देशिका की जो अवधारणा है वो USA से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, और लेखन शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका की जो अवधारणा है वो USA से ली गई है और लेखन शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आ जाते हैं हम कि हमारी प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। तो ये गैर न्यायोचित प्रकृति है। गैर न्यायोचित प्रकृति का मतलब समझिए, गैर न्यायोचित प्रकृति का मतलब ये है कि उद्देशिका जो है न्याय योग्य नहीं है, अतः इसके आधार पर हम कोई निर्णय नहीं दे सकते। इस पर भी काफ़ी विवाद रहा और कानूनी रूप से इसे लागू न किए जाने की प्रवृत्ति है। और ये केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में ये उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को बोला था, ये बात कही थी। उसमें ये कहा था कि उद्देशिका संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। और इस तरह से फिर बाद में जस्टिस रामास्वामी ने पूर्ण के निर्णय को खारिज कर दिया। किस केस में किया? आसार बम्बई वाद 1993 में। और उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन भी इस मौलिक संरचना में शामिल है। ये जो मैंने बड़े बड़े शब्द बोले, इसका मैं अभी मतलब समझाता हूँ आपको, आप समझ लीजिए कि इन चीज़ों को कहा। बाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को प्रस्तावना की मूलात्मा कहा था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की आत्मा उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना की प्रकृति है वो गैर न्यायोचित प्रकृति है। अब आप सोचिए गैर न्यायोचित, क्योंकि ये न्याय, इस पर हम कोई निर्णय नहीं दे सकते, कानूनी रूप से इसे लागू नहीं कर सकते हम। अब देखिए मैंने कहा ना, कुछ विवाद रहे, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो परंपरागत विचार और उदारक विचार एवं चिंतकों हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरुवारी वर्सेस संघ मामले में कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहीं पर 1973 केशवानंद बनाम केरल राज्य में कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। किसी तथ्य का विश्लेषण पे विवाद हो तो प्रस्तावना से आप तुलना कर सकते हैं। मतलब अगर संविधान को डिफाइन करते वक्त, वर्णन करते वक्त, उसको लेखित करते वक्त अगर हम उसके अर्थ को समझते समय कहीं पर विवाद हो तो आप प्रस्तावना पर जाकर देख सकते हैं और उससे तुलना कर सकते हैं। फिर वर्ष 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, मैंने पहले ही बता दिया था। फिर एसआर मुंबई 1994 वर्सेस संघ में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन लाने के लिए संसद को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, और इसमें यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रस्तावना हमें क्या बतलाती है। एक चीज़ और, ये जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन गुरुकुल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ के अपडेट प्लस आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और हमारा प्रयास ये भी है कि हम जो अभी पिछला लेक्चर पढ़ के आए हैं उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उसका भी पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। बाकी डेली टू डेली अपडेट उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिलता रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों तो ज़रूर कर दें, कुछ कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने, कि प्रस्तावना हमें क्या बतलाती है। हम प्रस्तावना को देखकर क्या समझ सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप किसी पुस्तक का प्रथम पन्ना खोलिए, किसी पुस्तक का आप प्रथम पन्ना खोलिए और उस प्रथम पन्ने पर आप गए तो लेखक ने कुछ अपने विचार लिख रखे होते हैं कि प्रिय पाठकों, ये इस टाइप का कुछ लिखा रहता है। तो उससे आप जो है क्या समझते हो कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें वर्णित हो सकती हैं। तो उस तरह से प्रस्तावना को देखकर आप क्या समझते हो, आइए देखते हैं। प्रथम भाग में, देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित है। सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान ने अपने वैधानिक स्वरूप को कब प्राप्त किया। संविधान में निहित दर्शन क्या है भारतीय संविधान में। तो ये 3 भागों में हम देखते हैं कि प्रस्तावना हमें क्या बात करती है। तो अब देखिए, आदर्शों के माध्यम से आकांक्षाओं की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। आकांक्षाओं की प्राप्ति का माध्यम आदर्श ही होने चाहिए। देखिए, देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित है, ये हमें प्रस्तावना बताती है। तो सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में। ठीक है, भारतीय संविधान अपने वैधानिक स्वरूप को कब प्राप्त किया, तो 26 नवंबर 1949 को प्राप्त किया। ये कौन बताता है हमें, प्रस्तावना बताती। कैसे, हमने कहा ना कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बात लिखी हुई है उस प्रस्तावना में, वहाँ से हमें समझ में आया। भारतीय संविधान में निहित दर्शन क्या क्या हैं। तो देखिए, एक तो आइडियल है, आदर्श हैं, और कुछ आकांक्षाएँ हैं। ये भारत के संविधान के दर्शन हैं। कुछ तो हमें आदर्श फॉलो करने हैं और कुछ आकांक्षाएं हैं जिन आदर्शों पर चलकर हमें उन आकांक्षाओं को प्राप्त करना है, उन महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करना है। ये भारतीय संविधान का दर्शन है। वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं प्रस्तावना से। क्या है हमारे दर्शन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमारा आकांक्षा है। हम क्या होंगे, समाजवादी होंगे, ये आदर्श है। हम पंथ निरपेक्ष होंगे, हम लोकतंत्रात्मक होंगे, हम गणराज्य होंगे, ये हमारे आदर्श हैं। और हमारा जो और आकांक्षाएं क्या हैं, तो सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए, देश की सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। 1989 में केहन सिंह वर्सेस भारतीय संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च संप्रभुता जनता में ही निहित है, इसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। अब देखिए, जो केसेस हैं ये आपके यूपीएसआई के पॉलिटी के पेपर में और मूल विधि में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर अलग से नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देश की सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित है, जनता में निहित है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो 1989 के माध्यम से केहन सिंह वर्सेस भारतीय संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पुष्टि कर दी कि भारतीय जो है संविधान की सर्वोच्च संप्रभुता जनता में ही निहित है। ये नो डाउट है कि आप इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते, ये डाउटेबल प्रश्न है ही नहीं। फिर संविधान की उद्देशिका में वर्णित आदर्श देखिए, मैंने अभी बताया, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, ये क्या है, आदर्श हो गए। आकांक्षाएं क्या हैं, न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। देखिए, आदर्श हम क्या होंगे, किस आदर्शों को फॉलो करेंगे हम, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और गणराज्य। और इन आदर्शों पे चलते हुए हम जो है किन न्यायों को प्राप्त करेंगे। एक मिनट, हाँ सॉरी,
तो हम न्याय जो है आकांक्षाएं हमारी क्या, न्याय में पे क्या है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक। स्वतंत्रता में क्या है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास एवं धर्म की उपासना। समता में क्या है, अवसर एवं स्तर की समानता। बंधुता में क्या, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो ये हमारी आकांक्षाएं हैं और ये हमारे आदर्श हैं। इन आदर्शों पर चलकर हम इन आकांक्षाओं को फॉलो करेंगे, इन आदर्शों पर चलकर हम इन आकांक्षाओं को फॉलो करेंगे, इन आकांक्षाओं को प्राप्त करेंगे। ये हमारे प्रस्तावना हमें बताती है। अब हम आ जाते हैं एक एक पॉइंट को समझते हैं कि प्रभुता संपन्न क्या होता है। ठीक है, प्रभुता संपन्न क्या होता है। तो देखिए, उद्देशिका के अनुसार क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। बात को समझिए। राज्य जो है राजनीतिक शक्ति के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम उपनिवेश, दूसरा अधिराज्य, तीसरा प्रभुता संपन्न। मैं इसलिए इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ कि आप इसको समझ सकें पूरी तरह से कि क्या उपनिवेश होते हैं। आपने कई बार हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेश था भारत, कई अधिराज्य होते हैं, डोमिनियन स्टेट होते हैं, कई प्रभुता संपन्न है, जैसे भारत है प्रभुता संपन्न है। तो इस तरह से हमने 3 भागों पर डिफाइन किया, 3 भागों में बांटा उसको। अब देखिए, उपनिवेश में आ जाते हैं। तो ये देश के लोगों को अपने शासनिक एवं प्रशासनिक निर्णय को स्वतंत्र रूप से ना ले सकें। बात को समझिए, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो क्या हम कोई भी शासनिक प्रशासनिक निर्णय खुद ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। सारे काउंसिल एक्ट, जितने भी अधिनियम, चार्टर, लेखा, ये कौन लेकर आता था? ब्रिटिश के लोग लेकर आते थे, ब्रिटिश काउंसिल लेकर आती थी, हम तो नहीं लागू करते थे। और दूसरा पॉइंट, संवैधानिक प्रमुख कौन होता था? उपनिवेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता था? महारानी होती थी वहाँ की, ब्रिटिश की, राजघराना होता था, एलिजाबेथ थी। इस तरह से संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया हमारा? विदेशी था। हम उपनिवेश भी रहे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम सेकंड पर आते हैं, अधिराज्य। तो अधिराज्य, इसमें निर्णय स्वतंत्र होते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख हमारा विदेशी होता है। ठीक है, हम अधिराज्य भी रहे। डोमिनियन स्टेट कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक हम रहे। लॉर्ड माउंटबेटन रहे हमारे गवर्नर जनरल। अब हम प्रभुत्व संपन्न हैं। इस वक्त निर्णय में हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम किसी भी अपने बाह्य या आंतरिक मामले में विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं हमारी संसद का निर्णय होता है, जो हमारे द्वारा चुन के गए होते हैं संसद में, और हमारा कोई भी संवैधानिक प्रमुख विदेशी नहीं होता है, ना ही है। इस तरह से हम क्या हैं? प्रभुता संपन्न हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस करके आप समझ गए होंगे कि हम क्यों प्रभुता संपन्न देश हैं, क्यों हम अधिराज्य नहीं हैं, क्यों हम उपनिवेश नहीं हैं। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, जो हमारे आदर्श है समाजवादी सोशलिस्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने DS नागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद में कहा कि हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक है। देखिए, समाजवाद तो चाइना में भी लागू है, सोशलिस्ट पार्टी वहाँ पर भी लागू। जो कम्युनल लोग होते हैं वो सोशलिस्ट अपने आप को कहते हैं, पर क्या वहाँ पर लोकतंत्र है? क्या वहाँ पर आपको आज़ादी है? क्या वहाँ पर प्रेस को आज़ादी है? नहीं ना। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा समाजवाद है वो लोकतांत्रिक है। आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, एक निश्चित मर्यादा में रहकर। निश्चित मर्यादा क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कई बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, और हाल ही में अभी शाहीन बाग केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको आज़ादी है बोलने की, आपको धरना करने की आज़ादी है, लेकिन पब्लिक प्लेस को रोक कर नहीं। तो एक निश्चित दायरे में रहकर, एक निश्चित मर्यादा में रहकर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्र है भारत में। और जब कभी भी ज़्यादा हो अब किसी भी देश में ज़्यादा लोकतंत्र होता है तो वहाँ के जो पब्लिक होता है, जो लोग होते हैं, जो राजशाही होती है, वो निरंकुशवाद की ओर बढ़ती है। अब देखिए, इस तरह से हम देख सकते हैं 2 भागों में, इसको भी मैं डिफाइन करूँगा 2 भागों में, साम्यवाद में और समाजवाद में। आप ध्यान से देखिए, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल ने इस अवधारणा को, साम्यवाद को प्रतिपादित किया था, जो एक ऐसी टोपी है जिसको इतने लोगों ने पहना है कि कोई अपना अवसर ही नहीं बचा है। समाजवाद को कहा है इन्होंने, एक कमेंट था एक तरीके से, कि ये एक ऐसी टोपी है जिसको इतने लोगों ने पहना कि इसका अपना कोई आकार ही नहीं बचा है।
यानी कि कोई इसका आकार ही नहीं बचा है अभी इस समाजवाद का कि समाजवाद कहाँ कब फिट हो जाए। साम्यवाद की एक पर्टिकुलर अवधारणा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल की। मैं इस अवधारणा में ज़्यादा जाना नहीं चाहता। साम्यवाद आप देख लीजिए, चाइना में लागू है, पूरी तरह से साम्यवाद लागू है। आप वहाँ पर देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, और आप गूगल सर्च करके भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसको हम ज़्यादा डिफाइन करना नहीं चाहते। देखिए, समाजवाद क्या है? आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करना। समतामूलक, बात को समझिए। आर्थिक संसाधन, जो भी हमारे संसाधन हैं देश में, उसको लोगों के बीच इक्वलिटी के रूप से डिवाइड करना, समानता के रूप से वितरण कर देना। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो राशन की दुकान होती है सरकारी गल्ला वितरण की, वो एक तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सेकेंड पॉइंट, लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक संसाधनों के नियोजन, उत्पादन तथा वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आर्थिक रूप से समतामूलक सभा की स्थापना करना। यानी कि आप इन चीज़ों को, जो हमारे संसाधन हैं, उनका नियोजन, उत्पादन एवं वितरण इस तरीके से करिए कि जो देश में आर्थिक रूप से विभाजन है वो कम होता चला जाए और एक ऐसा समय आए कि सभी लोग आर्थिक रूप से बराबर हो जाएं। इस खाई को पाटते चले जाइए। लेकिन उसके अलग कॉन्सेप्ट हैं कि आप इकोनॉमी में अगर ऐसा बराबर कर देंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कभी इकोनॉमी बात होगी तो उसको हम समझेंगे। तो इस तरीके से हमने समाजवाद शब्द को समझा। अतः जो है, क्या कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा ना, साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर हो जाता है। चाइना का एग्जाम्पल दिया मैंने कि जो साम्यवादी समाजवाद होता है, उसमें क्या होता है कि जो राज्य सरकार होती है या सरकार होती है, उसका नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और समाजवादी व्यवस्था में जो सरकारी नियंत्रण तो होता है पर न्यूनतम होता है या कम होता है, लेकिन जो साम्यवादी समाजवाद होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अतः भारत ने बीच का रास्ता अपनाया, जिसको मिश्रित व्यवस्था का जन्म दिया। और आर्थिक न्याय जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 39, 39B, 39 के तहत समाजवादी दृष्टिकोण निर्दिष्ट होता है हमारे संविधान में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि देश के भौतिक संसाधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होना तथा धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में सीमित न रहना, यह एक समाजवाद की परिभाषा है। और मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, पंथ निरपेक्षता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझने वाला टॉपिक है। सेकुलर, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। आप इस बात को समझिए। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता, SSI, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और अखंडता, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, अखंडता को इंग्लिश में इंडिविजुअल को जोड़ा गया। राज्य धार्मिक रूप से 3 भागों में आप अगर बांट सकते हैं। अगर आप किसी राज्य को देखें तो वो 3 भागों में आप बांट सकते हैं। देखिए, पहला है निरीश्वरवादी, दूसरा है ईश्वरवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, या कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, निरीश्वरवादी क्या होता है? धर्म को ना मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला राज्य हो, वो क्या होता है? निरीश्वरवादी राज्य होता है। वो सरकार निरीश्वरवादी होती है जो किसी भी धर्म या ईश्वर को नहीं मानती। ईश्वरवादी क्या होता है? ईश्वर को मानने वाला, प्रशासनिक व्यवस्था में धार्मिक पुस्तकों का अनुसरण करने वाला। सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गए, ये सब देश क्या हैं? अफ़गानिस्तान क्या हो गए, ये सब क्या है? ईश्वरवादी हैं। वहाँ पर क्या है? शरिया कानून चलते हैं। अब धर्मनिरपेक्ष देख लीजिए, ईश्वर को मानने वाला, देश की राज्य व्यवस्था में संचालन में धार्मिक सिद्धांतों को ना मानने वाला। यानी कि ईश्वर में तो है आस्था उस सरकार की, उस राज्य की, किंतु वो जो अपने देश की शासन प्रशासन व्यवस्था है वो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं, एक संविधान के आधार पर चलाए। अतः राज्य की जो धार्मिक पुस्तक हो गई वो संविधान हो गई उस राज्य की। अब देखिए, यहीं पर 2 बातें होती हैं कि भारत, इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, भारत का जो सेकुलरिज्म है और वेस्टर्न का जो सेकुलरिज्म है, बहुत ही डिफरेंस है। देखिए, भारत में क्या है कि धर्मों के आधार पर उनसे संबंधित विभिन्न पंथों के आधार पर भी तटस्थ बने रहना। इसीलिए मैंने कहा हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम पंथ रूप से निरपेक्ष हैं। इस तरह से भारत में अगर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी
जो किसी सरकारी पद पर बैठा है या लोकतांत्रिक पद पर बैठा है वो किसी सम्मेलन में जाए, धार्मिक सम्मेलनों में जाता है, तो उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये कहिए कि कोई ईद मिलने जा रहा है, कोई राम जन्मभूमि शिलान्यास में जा रहा है, तो आप प्रश्न नहीं उठा सकते उस पर, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, पंथ निरपेक्ष राज्य है। अतः धार्मिक रूप से हम उदार हैं। और वेस्टर्न ब्रांड में क्या है कि धर्मों के आधार पर तटस्थता का अनुपालन किया जाता है। वहाँ पर क्या है कि वो धर्मों के आधार पर करते हैं और इस पे धार्मिक रूप से वे उदार नहीं है। तो हम वेस्टर्न ब्रांड नहीं हैं, हम इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो किसी धर्म को विशेष राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। मतलब हम भारत को ये नहीं कह सकते कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम कंट्री है या मुस्लिम राष्ट्र है, हम किसी को भी मान्यता ऐसे नहीं देते हैं बस। लेकिन हम धार्मिक रूप से उदार हैं, हम किसी धर्म पर रोक भी नहीं लगाते और हम किसी धर्म को राष्ट्र धर्म बनाते भी नहीं हैं। अतः वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव एवं समान संरक्षण प्रदान करता है, भारत का संविधान। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, अपने लोकतंत्रात्मक। आई होप ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रस्तावना को ख़त्म कर देंगे आज और उसके बाद ही हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक, तो देश के संविधान में संविधानवाद निहित हो। अब संविधान और संविधानवाद क्या है, ये मेरे पहले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें हेडिंग भी है संविधानवाद, थंबनेल लगा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या है संविधान और क्या है संविधानवाद, क्या है लिखित, क्या है अलिखित संविधान, किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि ये लिखित DSWRA के तहत हम कह सकते हैं कि संविधानवाद लागू है कि नहीं लागू है, लोकतंत्रात्मक संविधान है कि नहीं है, ये आप जाकर पहले लेक्चर में देख सकते हैं। वहाँ से आप समझिए, फिर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए, लोकतंत्रात्मक है एवं मौलिक अधिकारों का भी इसमें वर्णन है। तो लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है आपका? लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता था। ये बात आप भी जानते हैं। अतः भारत के जो जनता है वो अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। तो इस तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक या प्रतिनिधि प्रणाली है। देखिए, उन्होंने क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन। तो जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना गया और वो उन पर शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। और मौलिक अधिकार 19 से 22 एवं तक तथा अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू है। अब हम आ जाते हैं गणराज्य। अब देखिए, बहुत आपको लगता होगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे आज बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे कि रिपब्लिक में और राजतंत्रात्मक में क्या अंतर है। तो देखिए, राजतंत्रात्मक और गणराज्य, राज्य दो तरह से हो सकते हैं, एक राजतंत्रात्मक, एक गण राज्य या गणतंत्रात्मक। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, इसीलिए हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो राजतंत्रात्मक में देखिए, संविधान का संवैधानिक प्रमुख का पद वंशानुगत होगा, यानी कि उसका बेटा ही या उसके वंश के लोग ही उस पद पर आसीन होंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन, और उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होगा, हो सकता है वो आजीवन भी रहें। और यहीं पर गणतंत्रात्मक या गणराज्य में क्या होगा, निर्वाचन होगा संवैधानिक प्रमुख का, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन निर्वाचित होगा और एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगा। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि भारत क्यों एक रिपब्लिक कंट्री है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री क्यों है। अब हम आ जाते हैं कि प्रस्तावना में निहित जो आकांक्षाएं हैं तो क्या हैं। तो देखिए, आदर्शों का अनुसरण करते हुए आकांक्षाओं की प्राप्ति की जा सकती है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक है, न्याय में क्या है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब आप ये जो है किस 3 प्रकार की जस्टिस, देखिए एक प्रश्न और यहाँ बन जाएगा कि भारत में किस 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, किस 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। तो याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक।
जब आप सामाजिक होंगे तो आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे और फिर आप राजनीति भी करेंगे। ऐसे याद रखिए कि पहले आप सामाजिक होंगे, समाज में उठेंगे आगे, फिर आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और फिर आप राजनीति करेंगे। ये याद रखने का एक तरीका है, तो आप याद कर सकते हैं। फिर स्वतंत्रता की बात की गई है, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि जब आप में कोई विचार डेवलप होगा, विचार कब डेवलप होगा? जब आपको विचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। उसके बाद जब विचार डेवलप होगा तो आप कुछ बोलेंगे, यानी आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, तभी आप बोलेंगे। अब जब बोलेंगे तो किसी में विश्वास रखकर बोलेंगे, किसी एक टॉपिक पर या किसी मजहब पर या किसी राजनेता या किसी भी चीज़ पर आप विश्वास रखकर बोलेंगे, तो विश्वास करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त हो कि नहीं आप केवल एक को ही फॉलो करें, ऐसा नहीं है। और फिर जब आप धर्म एवं उपासना अपनी स्वतंत्रता रखेंगे तो आपकी अपने धर्म के प्रति एक सोच डेवलप होगी। इस तरह से भारत में स्वतंत्रता की 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात भारत में की गई है। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की स्वतंत्रता, समता की बात की गई है। बंधुता में देखिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात की गई है। यानी कि प्रस्तावना के द्वारा पढ़कर अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता, मतलब प्रस्तावना में जो बातें लिखित हैं उसमें ऐसी बंधुता यानी ऐसी फ्रैटर्निटी की बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो उसके व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली हो। ठीक है, तो देखिए है कि आप इस तरीके से बंधुता को लाइए लोगों में कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस ना पहुँचे और उसके राष्ट्र की एकता बढ़े और अखंडता भारत में बढ़े, एक दूसरे से लोग जुड़ें, तो ये बंधुता की बात की गई है। तो इस तरीके से हमारा प्रस्तावना ख़त्म हुआ। एक चीज़ और बता दूं कि मैं जिस 26 नवंबर की बार बात कर रहा था, 26 नवंबर 1949, तो ये जो है इस वक्त दिवस विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है। यह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसका उपयोग अस्पष्ट संविधान उपबंधों के निर्वाचन में या उल्लेखन में किया जा सकता है, लेकिन संविधान को प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसका संशोधन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आई होप आपको संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत थी। इस तरीके से हमारा आज प्रस्तावना ख़त्म होता है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। प्रीवियस लेक्चर पढ़ने के लिए आई बटन को क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर की प्लेलिस्ट खुल जाएगी पॉलिटी की, आप वहाँ से जाकर पॉलिटी पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें अगर मुझे आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो। और टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे अपने इसी लेक्चर पे, तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।